एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डीएलएड सेकेंड ईयर में सोशल स्टडीज की यूनिट 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें ज्योग्राफी के कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। बाकी यूनिट में हम पढ़ते हैं कि एसएसटी पढ़ाना कैसे है, इस यूनिट में हम एसएसटी के कुछ कंसेप्ट एज अ टीचर खुद को क्लियर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। सिविलाइजेशन लैटिन वर्ड से लिया गया है सिविस, जिसका मतलब होता है सिटी, ठीक है। और सिविलाइजेशन बेसिकली क्या है? सिविलाइजेशन लिविंग टुगेदर विद अ सोशल स्ट्रक्चर, एक सोशल स्ट्रक्चर में, एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में साथ में रहना क्या है? सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन क्या है? मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है, लोगों का कुछ काम करने का तरीका, ठीक है, उनके एथिक्स और जो उनके मोरल्स हैं वो सब क्या है? सिविलाइजेशन है, ठीक है। बहुत सारे सिविलाइजेशन आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, 1 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सी है, तो आप लिखेंगे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इन इजिप्ट। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इन इजिप्ट, आपको ये 1 मार्क्स में दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी डिफाइन हो गई। अब हम पढ़ते हैं सिविलाइजेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सिविलाइजेशन क्या है? बेसिकली जो डिस्टिंग्यूज्ड बाय ट्रेड, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्टिंग्यूज्ड बाय ट्रेड। सिविलाइजेशन जो है ट्रेड के द्वारा डिस्टिंग्यूज होती है, ठीक है। उसके बाद आता है डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सिविलाइजेशन किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे, ठीक है। उसके बाद आता है सिविलाइजेशन फॉलोज अ पैटर्न। सिविलाइजेशन में क्या है कि पैटर्न है। बेसिकली अलग अलग सिविलाइजेशन जो है अलग अलग चीजों को फॉलो करती है, उनके खुद के रूल्स रेगुलेशन है, पर वो एक पैटर्न में चलती है, ठीक है। उसके बाद आता है एक स्ट्रक्चर है। सिविलाइजेशन क्या है? एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद है कंप्लेक्स पैटर्न, उसके बाद उसके पैटर्न जो है कंप्लेक्स है। तो ये हमारा है सिविलाइजेशन के बारे में। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे कल्चर के बारे में। कल्चर क्या है? कल्चर भी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका लैटिन वर्ड है कल्ट्यूरा, ठीक है। और इसका मतलब होता है टू कल्टीवेट, ठीक है। बेसिकली कल्चर क्या होता है? कल्चर जो है टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों फॉर्म में हो सकता है। कैसे? देखो, कल्चर क्या है? बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ बिलीव्स है, ठीक है। कोई भी सिविलाइजेशन है, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, वो उनका कुछ कल्चर है, उनके कुछ विश्वास हैं, बिलीव्स हैं, आइडियल्स हैं, वो सब क्या है? कल्चर है। तो कल्चर एज अ बिलीफ इंटेंजिबल फॉर्म में होता है और टेंजिबल फॉर्म में कैसे होता है? फिजिकल टूल्स एंड वेपन्स, ठीक है। पहले के टाइम पे जो फिजिकल टूल्स और वेपन्स पहले ऐसे नहीं थे जो आज के टाइम पे है, ठीक है। तो बेसिकली कल्चर क्या है? कल्चर क्या होता है? फिजिकल और इंटेंजिबल भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? कल्चर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला तो है वही जो सिविलाइजेशन का था कि कल्चर क्या है? एक पैटर्न फॉलो करता है। दूसरा, कल्चर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एटीट्यूड है। कल्चर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज है, ठीक है। कल्चर क्या है? कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग है, ठीक है। कल्चर क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है जो बदलती रहे चीज, ठीक है। कल्चर क्या है? आइडियलिस्टिक है। आइडियलिस्टिक है यानी कि आइडियल्स को फॉलो करता है। उसके बाद हम आते हैं सिविलाइजेशन वर्सेस कल्चर की डिबेट पर। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करने को आपको पेपर में आ जाए तो इजीली आप जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बनाया, आप वैसे फॉर्मेट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले बेसिस लिखेंगे, सिविलाइजेशन देन कल्चर। तो किस बेसिस पे? सबसे पहले फोकस के बेसिस पे। कल्चर का फोकस किस पे होता है? बेसिकली बिलीफ पे और वैल्यू पे होता है। और वही सिविलाइजेशन का फोकस होता है आपका मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट पे। किस पे? मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट पे। स्कोप, कल्चर का स्कोप ब्रॉडर है, ठीक है, और सिविलाइजेशन का स्कोप नैरोअर है। टाइम फ्रेम, कल्चर का क्या है? कल्चर क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कल्चर क्या है? चेंज होता रहता है। लेकिन सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन आपका एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, जो आपने पास्ट में सीखा था, समझा था। उसके बाद है ज्योग्राफिकल रीजंस। कल्चर क्या है? ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग होता है, यानी कल्चर जैसे आपने देखा है ना, बदलते रहते हैं कल्चर। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कल्चर हैं, रिलीजन है, बिलीव्स हैं, ठीक है। और सिविलाइजेशन क्या है? एक कस्टम वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये इसके कुछ डिफरेंशिएट पॉइंट्स थे जो कि आपका अगर क्वेश्चन पूछे सिविलाइजेशन वर्सेस कल्चर तो आप डिफाइन कर पाए। अब हम पढ़ेंगे रीजन के बारे में, ठीक है। रीजन
भी इसका एक सब टॉपिक है इस यूनिट का, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रीजन होता क्या है। बेसिकली रीजन होता है अ एरिया दैट शेयर्स कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी एरियाज, ठीक है, एक एरिया है दूसरा एरिया है, ठीक है, वो क्या शेयर करते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ठीक है, यानी उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उनकी सिग्निफिकेंस जो है सेम है, तो उन दोनों एरिया को कंबाइन कर दिया जाता है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक रीजन बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा रीजन क्या होता है, रीजन एक ज्योग्राफी में यूनिट अगर डिवाइड कर दी जाए एरियाज की, तो वो क्या होता है, हमारा रीजन्स होते हैं, डिफरेंट रीजन्स होते हैं। अब बेसिक यूनिट है रीजन एक, और फॉर स्टडी ऑफ अर्थ एज अ प्लैनेट। अब अर्थ एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, हम उसको समझ सकते हैं ऐसे, अगर हमने उसको डिवाइड नहीं किया, उसके यूनिट्स नहीं बनाए, उसके रीजन्स नहीं बनाए, तो हम जो है उसको इजीली पढ़ नहीं पाएंगे, हमें बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा उसको पढ़ना और उसको समझना। तो अर्थ की स्टडी एज अ प्लैनेट के लिए भी रीजन्स में डिवाइड करना एरियाज को इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं रीजन्स के टाइप्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है फिजिकल और लैंडफॉर्म रीजन्स, ठीक है। फिजिकल और लैंडफॉर्म रीजन में सबसे पहले लैंडफॉर्म रीजन्स आएगा। सबसे पहले इसमें क्या मतलब होगा इसका, देखिए, ऐसे रीजन्स जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ह्यूमन से इंडिपेंडेंट है, मैं दोबारा बोलूंगी, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ह्यूमन से इंडिपेंडेंट है, जैसे हिमालय, ठीक है, अरावली सिस्टम, ठीक है, ये सब क्या है, ये ह्यूमन से इंडिपेंडेंट है, तो ये सब आपके लैंडफॉर्म रीजन में आते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग का कॉम्बिनेशन है, तो वो भी इस रीजन के अंदर आते हैं। अब कल्चरल रीजन में क्या होता है, देखो, कल्चर के बेसिस पे रीजन, ठीक है, इसमें क्या आएगा, रिलीजियस आपका आ सकता है, रिलीजियस रीजन आ सकता है, और इसमें क्या आ सकता है, अलग अलग तरीके की चीजें इसमें आ सकती हैं। कल्चर में कल्चर हो गया, और उसके बाद आपका रिलीजियस रीजन हो गया, उसके अलावा इकोनॉमिक रीजन हो गया, ये सब किस में आता है, आपका कल्चरल रीजन में आता है, ठीक है, जो कल्चर को फॉलो करते हैं, रिलीजियस हो गया, अदर जो रीजन होते हैं। फिर पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन में बेसिकली जो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, पॉलिटी के बेसिस पे जो डिवाइडेड होते हैं वो होते हैं हमारे पॉलिटिकल रीजन। अब इसके अलावा भी अगर टाइप्स या आप क्लासिफिकेशन अगर कहें रीजन की, तो वो कैसे है, देखो, आप समझोगे सबसे पहले तो इंडिया की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, तो कैसे आप लिख के आओगे पेपर में, सबसे पहला पॉइंट लिखोगे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टेट्स के नाम लिखने हैं, जो अगर आपको मैप याद होगा तो आप इजीली लिख दोगे। नॉर्थ, अब हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, बेसिकली दिल्ली कहाँ पे, नॉर्थ में, तो दिल्ली का एग्जांपल दे सकते हो आप, जम्मू कश्मीर का एग्जांपल जो ऊपर है नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट में आप किसका एग्जांपल दे सकते हो, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, वेस्ट रीजन में क्या है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। उसके बाद आप साउथ रीजन लिख सकते हो, साउथ में आपको पता है तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ये सब आप एग्जांपल में लिख सकते हो। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया एज अ रीजन, जो पूछा जा सकता है। हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल जोन्स के बारे में। टोटल 3 जोन्स होते हैं, सबसे पहले है टॉरिड जोन, फिर है टेम्परेट जोन, देन वी हैव फ्रिजिड जोन। तो पहले आप इस डायग्राम को समझिए, हमारे अर्थ को टोटल 2 भागों में बांटा गया है, और उन 2 भागों को कौन बांटता है, इक्वेटर डिवाइड करती है, ताकि अर्थ की स्टडी इजी हो सके, ठीक है, 0 डिग्रीज इक्वेटर। अब आप याद रखेंगे सबसे पहले आता है आर्कटिक सर्कल, उसके नीचे जो ये लाइन होती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है अंटार्कटिक सर्कल। तो सबसे पहले हम टॉरिड जोन के बारे में पढ़ते हैं। टॉरिड जोन बेसिकली क्या होता है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर जो हिस्सा है और इक्वेटर के जस्ट नीचे जो हिस्सा है, ठीक है, वो हिस्सा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जा रहा है, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जा रहा है, वो क्या है, आपका टॉरिड जोन। ये आपका टॉरिड जोन है, मैंने इसको कलर से मार्क करा है, ठीक है। तो बेसिकली ये कैसे जाता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 23 डिग्रीज नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ तक जाता है, तो ये हमारा टॉरिड जोन होता है। और उसके अलावा टॉरिड जोन हमारा हॉटेस्ट जोन होता है, ठीक है, हॉटेस्ट जोन हम टॉरिड जोन को बोलते हैं। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सहारा डेजर्ट हो गया और आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट हो गया। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हाई टेम्परेचर रहता है, जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा हाई रहता है, रेनफॉल जो है हैवी होती है, और इतनी हैवी होती है इस जोन में
कि फ्लड आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है इस जोन में, ठीक है। एग्जांपल हमने पढ़ ही लिए थे, सहारा डेजर्ट और अमेज़न रेन फॉरेस्ट, आप याद रखेंगे इसको। अब हम आते हैं टेम्परेट जोन पे। टेम्परेट जोन बेसिकली जोन होता है जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में होता है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है। और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक आपका होता है, यानी कि ये पूरा पार्ट। तो ये आप दो आपके ऊपर नीचे कौन से आपके ये पार्ट होते हैं, आपका टेम्परेट जोन होता है ये, ठीक है। और कैसे होता है ये 23.5 डिग्रीज नॉर्थ टू 66.5 डिग्रीज नॉर्थ, ठीक है, यानी कि ये ऊपर वाला। फिर 23.5 डिग्रीज साउथ टू 66.5 डिग्रीज साउथ, यानी कि ये नीचे वाला। अब आपको ये तो पता ही होगा कि ऊपर नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। और बेसिकली ये वाला जोन जो होता है ये आपका सीजनल जोन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीजनल जोन बोलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ना इसमें ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है, और क्या होता है इसमें वेदर जो है वेरिड होता है, यानी कि इसमें हर तरीके का वेदर आता है। ऑटम आती है, विंटर्स आती है, समर्स आती है। तो इसमें क्या होता है, ये सीजनल जोन है हमारा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, यूएसए, यूरोप, चाइना, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। अब हम आगे आते हैं फ्रिजिड जोन पे। फ्रिजिड जोन के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रिजिड जोन कौन सा एरिया होता है पहले मैं आपको बता दूं। पोल्स, जो पोल्स होते हैं ना, ये सारा हमारा फ्रिजिड जोन होता है, ठीक है, पोल्स पे, ठीक है। यानी कि 66.5 डिग्रीज नॉर्थ और 66.5 डिग्रीज साउथ का जो हिस्सा होता है ये वाला आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, ठीक है, ये क्या होता है आपका फ्रिजिड जोन होता है। फ्रिजिड जोन जो होता है हमारा कोल्डेस्ट जोन होता है, जैसे ये हमारा हॉटेस्ट जोन है, ये हमारा कोल्डेस्ट जोन होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमेशा स्नो और आइस से ये ढका रहता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत लिटिल सनलाइट होती है, सनलाइट बहुत कम होती है। इसके एग्जांपल्स क्या है, अंटार्कटिका इसका एग्जांपल है और ग्रीनलैंड भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एल नीनो के बारे में। एल नीनो क्या है, बेसिकली एक स्पेनिश वर्ड है, ठीक है, स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द लिटिल बे, ठीक है। एल नीनो इन शॉर्ट क्या है, बेसिकली एक वार्म इवेंट है जो कि ओशन में हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो आप कैसे करेंगे कि एल नीनो इज अ ज्योग्राफिकल फिनोमिनॉन या फिर एक क्लाइमेटिक फिनोमिनॉन which occurs when sea surface temperature in central and eastern Pacific Ocean become warm unusually। जो पैसिफिक ओशन है, जो प्रशांत महासागर है, उसमें जब वार्म अनयूजुअली वेव्स आती है, यानी कि अनयूजुअल वेव्स, उसमें वार्म वेव्स आने लगती हैं, तो आप उसको एल नीनो बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं, एक तो क्या है कि क्लाइमेट की चेंज की वजह से होता है, ठीक है, और उसके बाद सी लेवल हाई होने की वजह से ये सब होता है, और पैसिफिक ओशन में ये घटता है, और सेंट्रल और ईस्टर्न यानी मध्य में और ईस्ट में ये होता है, ठीक है। तो आप इसकी डिफाइन सिंपली इतनी लिख सकते हैं, बेसिकली एल नीनो और ला नीनो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो शॉर्ट नोट में पूछे जाएंगे। अब इसके कुछ इफेक्ट्स हैं जो आप समझ लीजिए। सबसे पहला इफेक्ट जो कहां पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में, एल नीनो का इफेक्ट याद रखेंगे, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एल नीनो की वजह से क्या होता है, ड्रॉट की सिचुएशन आती है। उसके अलावा दूसरा इफेक्ट कहां पड़ता है, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में क्या होता है, फ्लड आ जाती है, फ्लड और हैवी रेनफॉल। उसके अलावा थर्ड इसका इफेक्ट होता है कि जो मैरीन लाइफ है, ठीक है, यानी जो समुद्र के नीचे की जिंदगी है, कौन है जो समुद्र के नीचे जानवर रहते हैं, ठीक है, वो क्या है, मैरीन लाइफ जो है अफेक्ट होती है, किससे, एल नीनो की वजह से। तो ये है इसके इफेक्ट। बेसिकली शॉर्ट नोट में आपसे इतना ही पूछा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आप इसके इफेक्ट को डिफाइन कर देंगे। हम समझते हैं ला नीनो को, ठीक है। बेसिकली ये भी एक स्पेनिश वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब होता है द लिटिल गर्ल। पहले एल नीनो का मतलब था द लिटिल बे, ठीक है। बेसिकली ये उसका अपोजिट है बिल्कुल। कैसे, ये कोल्ड इवेंट है, ये क्या है, एक कोल्ड इवेंट है, और इसकी डेफिनेशन भी उसके जैसी सेम है। आपको एक ही डेफिनेशन याद करनी है, इसमें उसको चेंज कर देना है बस। व्हेन द सी सरफेस
temperature in central and eastern Pacific Ocean become unusually cooler then it is affected in La Nino। ठीक है, तो ये इसकी डिफाइन है जो कि सेम किसके थी, आपके एल नीनो की थी। अब इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इफेक्ट्स भी बिल्कुल एल नीनो के अपोजिट है। सबसे पहला उसमें हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया में फ्लड आती है। दूसरा, वहां हमने पढ़ा था कि साउथ अमेरिका में फ्लड आती है, यहाँ साउथ अमेरिका में ड्रॉट होता है। तीसरा उसमें हमने पढ़ा था कि मैरीन लाइफ इफेक्ट होती है। तीसरा हम इसमें इसका इफेक्ट है कि जो फिशिंग कंडीशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो बेसिकली यही था एल नीनो और ला नीनो के बारे में। अगर पूछेंगे तो एज आई सेड कि इसमें नोट ही पूछेंगे, वो भी शॉर्ट नोट। ऑलराइट, आगे पढ़ते हैं अब हम। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जो हम नेचर से लेते हैं या आर्टिफिशियली लेते हैं, लेकिन उसको हम जो है अपने कंजम्पशन प्रोसेस में यूज करते हैं। ठीक है, अब उन रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो आपने पढ़े होंगे, रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज होते हैं जो एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वो अनलिमिटेड नहीं होते, तो उन्हें कंजर्व करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन जो है वो क्या है, इसमें इफेक्टेड होंगी। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं? तो एक गोल्डन रूल है जो आपने पढ़ा होगा 3R का। ठीक है, वो 3R कौन से हैं? देखो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, RRR। ठीक है, बेसिकली क्या है, रिड्यूस का मतलब होता है कि आप अपने उन यूजेस को जहां पे आपको जरूरत नहीं है वहां पे उसका यूज आप कम कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद रीयूज क्या है? रीयूज क्या है कि आप किसी चीज को दोबारा यूज करो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है रिसाइकल। रिसाइकल क्या है? यूज करने के बाद उसको फेंक मत दो, आप उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस में डाल दो। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है। अब इजी कंसेप्ट में एक टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? आपने पहले भी पढ़ा होगा, अपने नाम से ही पता चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि सस्टेन करती है रिसोर्सेज को। अब इसकी प्रॉपर डिफाइन पढ़ लेते हैं। अ डेवलपमेंट दैट मीट्स the needs of present without compromising the need of future generation। आज की जो हम नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन रिक्वायरमेंट एंड नीड्स, वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें क्या है, देखो, सबसे पहला है प्रोटेक्टिंग टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या होगा, जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज है हमारे वो क्या होंगे, सेव होंगे, उन्हें हम सेव कर पाएंगे फॉर फ्यूचर नीड्स। ठीक है, फिर सेकंड पे आता है प्रोवाइडिंग बेसिक ह्यूमन नीड। बेसिक ह्यूमन नीड क्या है? फूड, होम, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। ठीक है, तो ये है ह्यूमन की बेसिक नीड, उसको फुलफिल करने के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। थर्ड पे आता है एग्रीकल्चर नेसेसिटी। एग्रीकल्चरल नेसेसिटी कैसे है कि देखो, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनका जो उत्पाद है और जो खा रहे हैं वो लोग, कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी बढ़ता जा रहा है, तो एग्रीकल्चरल नेसेसिटी भी है। उसके बाद सिटी डेवलपमेंट, फोर्थ पे आता है सिटी डेवलपमेंट। अब जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनकी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेसिकली उसके लिए जरूरी है रिसोर्सेज को कंजर्व करना और आपका ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर फिफ्थ के बाद आता है, फिफ्थ पे आता है क्लाइमेटिक चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर कंट्रोल लाने के लिए। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बेसिकली इस क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स जो है मेल्ट होने लग रहे हैं, तो ये क्लाइमेट में चेंज ही तो है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, सब क्लाइमेट में चेंज है। ठीक है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, 6 नंबर पे है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्योंकि लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है। फिर 7 नंबर पे आता है सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि इंसान, जानवर और पौधे सब, फ्लोरा फाउना, सबको इंक्लूड करते हुए सबकी जो नेसेसिटी है, ठीक है, उनको सेव करना, उन्हें सस्टेन करना जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम्स है। आप ऑब्जेक्टिव्स कह लो या इंपॉर्टेंस या नीड कह लो, तो ये 7 पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। डिग्रेडेशन क्या होता है? किसी भी चीज की क्वालिटी डाउन होना, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है कि एनवायरमेंट की जो क्वालिटी है, लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, उसको डाउन होना। तो इसमें हम 2 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, पहला तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन
एक्सप्लोजन की अगर डिफाइन करें तो बेसिकली क्या है, द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और ग्लोबल वार्मिंग की अगर डिफाइन करें तो बेसिकली क्या है, इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर इज द ग्लोबल वार्मिंग। अब हम इनके इफेक्ट्स और इनकी प्रिवेंशन पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की इफेक्ट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसके कॉजेज या इफेक्ट कह लो तो क्या है, इसमें क्या होगा, सबसे पहला तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या होगा, पॉवर्टी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने कम रिसोर्सेज, तो पॉवर्टी बढ़ेगी। फिर थर्ड में आता है बेसिक नेसेसिटी फुलफिल नहीं हो पाएंगी, यानी कि होम, फूड, शेल्टर जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। फिर आता है हाउसिंग शॉर्टेज। अब इतनी तो जगह भी नहीं है जितनी पॉपुलेशन है, तो उसमें ये सिचुएशन बन जाएगी। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, अब पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या है, महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और क्या है, ओवर क्राउडिंग होगा। 6 पॉइंट है ओवर क्राउडिंग। आप हर जगह अभी भी जाते हो, ठीक है, आप देखते हो ना, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, हर जगह लाइन ही लाइन लगी होती है। तो वो सब क्यों होता है, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर पे आता है आपका लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जितने ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जितने ज्यादा लोग रहते होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना कम होता जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें, सबसे पहला तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा कि एजुकेशन असेंशियल करेंगे, कि एजुकेटेड जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाएगी। उसके बाद आप जो है स्टेटस ऑफ वुमेन को इंप्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रूरल एरियाज की कंडीशन है उनको डेवलप करेंगे, ठीक है। उसके बाद है अडॉप्शन को भी एनकरेज करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स और प्रिवेंशन। इंपैक्ट बेसिकली क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्योंकि देखते होगे आप, कभी भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है एकदम से, या कभी कभी सर्दी पड़ने लग जाती है, तो वो सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। और ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली होती क्यों है, देखो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है रिलीज होती है। जैसे गर्मियों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रिलीज होती है, जो कि रेफ्रिजरेटर्स में होती है हमारे, और एयर कंडीशनर्स में होती है, ठीक है। इसमें जो होती है ये सीएफसी गैस होती है, ये रिलीज होती है, इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज। दूसरा है सी लेवल चेंज। सी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद क्या है, जैसे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्यों पिघल रहे हैं, क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है। सी लेवल क्यों बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर डेप्लीटेट हो रही है। ओजोन लेयर जो है खराब होती जा रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन की हेल्थ। अब ह्यूमन की जो हेल्थ है वो भी इफेक्ट हो रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद है लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब इसके प्रिवेंशन क्या है, इसके प्रिवेंशन क्या है कि लॉज को फॉलो करो, जो लॉज दिए गए हैं आप उन्हें फॉलो करेंगे। उसके बाद जो पावर जनरेटिंग स्टेशंस है, ठीक है, उनका नंबर रिड्यूस करेंगे। उसके बाद है थर्ड पे नो वेस्टेज ऑफ पावर, क्योंकि कम रिड्यूस होगी, कम यूज होगी, कम जनरेट होगी, जिससे क्या है कि वेस्टेज भी उसकी रुक जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है 4th नंबर पे इंपॉर्टेंट है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, जिससे क्या है कि ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम हो जाएगी। उसके बाद है शेयरिंग द कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो घर का एक मेंबर अपनी अलग गाड़ी लेके जा रहा है, घर का दूसरा मेंबर अलग अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, तो कोशिश कीजिए कि सब एक साथ जाएं, ठीक है। और जो व्हीकल जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप उसका इस्तेमाल करें, तो वो जो है आपकी ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करेगा। हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन और प्रिवेंशन ऑफ हेरिटेज। हेरिटेज क्या होता है, हेरिटेज बेसिकली कोई मॉन्यूमेंट हो गया या कोई हिस्ट्री की फेमस आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर बोलते हैं। बेसिकली हेरिटेज को हम आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर बोलते हैं, ठीक है। और ये हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट करा जा सकता है, आपको 1 मार्कर में आ सकता है, पूछ सकते हैं। 12 जनवरी 2010 को जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट होता है। अब इसकी प्रिजर्वेशन पढ़ते हैं, इसकी प्रिजर्वेशन कैसे करी जा सकती है। सबसे पहले तो केमिकल प्रिजर्वेशन से जो है हेरिटेज बचाए जा सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब हवा में, एयर में बहुत ज्यादा जो
इंडस्ट्रीज हैं वो पॉल्यूशन को रिलीज करती है और जो केमिकल गैसेस होती है वो रिलीज करती है, जिससे क्या है हेरिटेज जो है हमारा मॉन्यूमेंट जो है इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अफेक्ट होते हैं। उसके अलावा आपका आता है अवेयरनेस प्रोग्राम आपको चलाना होगा, जिससे हेरिटेज के लोगों को इंपॉर्टेंस होगी, लोगों में जागरूकता आएगी कि उन्हें ऐसे गलत काम नहीं करने हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है पिकनिक्स फॉर चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन को पिकनिक पर इन हेरिटेज साइट पर ले जाना चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं अपनी खुद की कंट्री को बहुत ज्यादा अपने फील कर पाए, प्राउड कर पाए, जिससे क्या है वो आगे जाकर भी क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे हेरिटेज को। फोर्थ नंबर पे आता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस का एक्नॉलेजमेंट कैसे इसमें जरूरी है, क्योंकि जो मॉन्यूमेंट्स है, जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ इतिहास छुपा हुआ है, ठीक है, उनके पीछे कुछ ना कुछ इतिहास जरूर छुपा हुआ है और उनके बनने की वजह और किसने बनाया है वो सब छुपा हुआ है, जो हमें जानना चाहिए और हम जानेंगे, जिससे क्या है हम उसको प्रिजर्व करने में अपने अंदर फीलिंग डेवलप कर पाएंगे। उसके बाद है रिड्यूसिंग ऑफ पॉल्यूशन रेट। अगेन वही है कि पॉल्यूशन का जो रेट है उसे रिड्यूस करना। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली एज अ सिटी ऑफ हेरिटेज। यह भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप 3 पार्ट में इसको एक्सप्लेन करेंगे। रेड फोर्ट यानी कि आपका लाल किला, फिर सेकंड नंबर पे कुतुब मीनार, देन हुमायूं टॉम्ब। एक एक करके पढ़ते हैं। रेड फोर्ट को समझते हैं। रेड फोर्ट क्या है बेसिकली, पहले हम दिल्ली के बारे में, अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आपको एक्सप्लेन करना है, दिल्ली से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे आप। दिल्ली क्या है? दिल्ली क्या है? इंडिया की कैपिटल है। और अगर दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में अगर आप जाने तो इंद्रप्रस्थ जो एक सिटी है, जो यमुना रिवर की बैंक पे बनाया गया है, पांडव के द्वारा स्थापित करी गई थी। आपने महाभारत पढ़ी होगी, इतिहास समझा होगा, इतना तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, ठीक है। तो क्या है, इंद्रप्रस्थ बेसिकली दिल्ली आज के नाम पे दिल्ली बोला जाता है, ठीक है। और मुगलिया एम्पायर और उनके रूल में भी बहुत ज्यादा दिल्ली का जो है रोल रहा है, ठीक है। चलिए अब रेड फोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। रेड फोर्ट जो है रेड स्टोन से बना है। रेड फोर्ट में जो जितने भी पत्थर है सब लाल पत्थर है। और किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और बेसिकली ये क्या है, 7th मुगल सिटी मानी जाती है, ठीक है। 7th मुगल, एक फोर्ट है, ये पूरा महल है। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो एक पूरा महल है, जो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और आज भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब आप आगे देखते हैं, आगे है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन अलबक ने बनवाया था, ठीक है। मुगल एम्पायर में बना था ये भी, ठीक है, कुतुबुद्दीन अलबक ने, ठीक है। देन वी हैव हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब जो है आपके किसकी याद में बना था बेसिकली आप कहेंगे तो हुमायूं की याद में बना था। उनकी जो बड़ी बेगम थी बेगा बेगम, उन्होंने जो है हुमायूं टॉम्ब बनवाया था। हुमायूं के 9 साल के मरने के बाद, ठीक है, जब हुमायूं की डेथ हुई उसके 9 साल बाद जो है उनकी बड़ी बेगम बेगा बेगम, उन्होंने वो हुमायूं टॉम्ब बनवाया था। तो ये था हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज और दिल्ली एज अ सिटी ऑफ हेरिटेज साइट। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है कि डिजास्टर का मैनेज करना। बेसिकली डिजास्टर क्या है? पहले तो डिजास्टर है एक ऐसा इवेंट जो कि क्या कॉज करता है? डैमेज और लॉस। ये लॉस आपका ह्यूमन लाइफ का भी हो सकता है या किसी जरूरी चीज का हो सकता है, ठीक है। तो डिजास्टर क्या है? डिजास्टर बेसिकली एक लॉस है और क्या करता है, जो डैमेज को कॉज करता है, एक ऐसा इवेंट है। तो उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं इसके इफेक्ट्स। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहला तो क्या है, डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब करता है। कैसे डिस्टर्ब करता है डे टू डे लाइफ को? कि डिजास्टर हो गया तो आप नॉर्मल जिंदगी तो जी नहीं सकते, बहुत ज्यादा लाइफ टाइम ट्रॉमा और इफेक्ट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉस ऑफ लाइफ या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है इफेक्ट्स में, ठीक है। उसके अलावा क्या इफेक्ट है इसके? एग्रीकल्चर इफेक्ट हो सकता है, एनिमल की लाइफ इफेक्ट हो सकती है, फिर है इसमें आर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल फैसिलिटीज, अपनी नॉर्मल लाइफ के तरफ आना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसकी वजह से? डिजास्टर की वजह से। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है ड्यू टू डिजास्टर, ठीक है। और वो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं। क्यों? कई बार डिजास्टर इतना बड़ा होता है क्योंकि, ठीक है। अब उसके बाद हम टाइप्स ऑफ डिजास्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर जिसपे किसी का बस नहीं है, ठीक है। लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है,
लैंडस्लाइड हो गई, फ्लड आ गई, तो वो सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। अर्थक्वेक आ गया, ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। उसके बाद है कम्प्लेक्स इमरजेंसी। कम्प्लेक्स इमरजेंसी इसमें क्या है, अब इसमें नेचुरल चीजें तो नहीं आती है, इसमें बेसिकली क्या आता है कि जैसे कोई भी कंफ्लिक्ट हो गया बिटवीन द वायलेंस हो गई, ठीक है, यानी किसी स्टेट में जैसे होता है ना, दंगे हो गए, आपने सुना, बेसिकली इसमें वो आता है कम्प्लेक्स इमरजेंसीज में, ये सेकंड टाइप है, ठीक है। और फिर आपका थर्ड नंबर पे आता है पेंडेमिक इमरजेंसीज। पेंडेमिक इमरजेंसीज आपको पता होगा, जैसे कोविड-19 आया था तो वो हमारे कंट्री में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में क्या थी, एक पेंडेमिक इमरजेंसी थी, वो भी एक डिजास्टर था, ठीक है, जिसका पहले से मैनेजमेंट नहीं हुआ था। ऑलराइट, अब इसके प्रिवेंशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रिवेंशन में आपको PPRR ऐसे इसका निमोनिक याद रखना है। P का मतलब है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन पहले से बचाव की आपकी कितनी जरूरतें हैं। हम जैसे अर्थक्वेक आने वाला है तो पहले से लोगों को ये बताना कि अर्थक्वेक में कैसे रिएक्ट करोगे, बच्चों को सिखाना, या जैसे कोरोना वायरस से पेंडेमिक आई थी तो हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये सब क्या है, प्रिवेंशन में आता है, ठीक है। मैं आपको लिख के बता देती हूँ प्रिवेंशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो प्रिवेंशन, फिर आता है आपका प्रिपेयर्डनेस, कि कितना प्रिपेयर्ड है, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस कितना, जो लोग हैं वो कितने प्रिपेयर्ड है, ठीक है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स, रिकवरी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स किस में आते हैं, प्रिवेंशन में आते हैं। खुद प्रिवेंशन पहले कि आप पहले से कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो आप इसमें समझ के लिख सकते हैं बेसिकली। फिर उसके बाद है प्रिपेयर्डनेस, कि आप कितने तैयार हैं उस चीज के लिए। अगर ऐसा कुछ डिजास्टर हो जाता है तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। जैसे आग लग जाती है, ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स होते हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, वो सब आपके प्रिपेयर्डनेस में आता है। अब रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स बेसिकली वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जब डिजास्टर हो रहा है, ठीक है, जब डिजास्टर हुआ है, जब ये स्टार्ट हो गया, अर्थक्वेक आना शुरू हो गया, ठीक है, कोविड फैल गया पूरा, तो आपका क्या रिस्पॉन्स है उस पे। आप बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए उस सिचुएशन में, ठीक है, बिना पैनिक होके ही इसका सोल्यूशन निकलता है। उसके बाद है रिकवरी। अब जैसे कोविड आया था, ठीक है, धीरे धीरे रिकवर हुए उस चीज से, निकल गए उस चीज से, ठीक है, तो रिकवरी क्या है, ये भी एक फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, ठीक है, कि अर्थक्वेक आया तो उसके बाद जो सबको सेफ जगहों पर पहुंचाना, उन्हें खाना देना, शेल्टर देना, ठीक है, वो सब क्या है आपका इसमें रिकवरी में आता है। तो बेसिकली ये थी आपकी सोशल स्टडीज की पूरी यूनिट, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 ये है, ठीक है, बेसिकली इसमें ज्योग्राफी के कुछ कंसेप्ट्स हैं। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में डाउट है या समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तब तक बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।